Good evening, students. My name is Hemlata Yadav, and I'm your teacher. And I'm explaining you about Chapter 3 of Class 11th Biotechnology. Let me share the screen with you because we have already completed two chapters, Chapter 1 and Chapter 2 of Biotechnology. So now I will be explaining you Chapter 3, that is biomolecules. So this is biomolecules. The starting of the chapter is with the biomolecules. You know that biomolecules are the organic compound which are present in the cell. And in the previous chapter, we have learnt about the cell organelles. And each organelle has a distinct structure, we know, perform distinct function. So they are performing different function because of the presence of different biomolecules in them, because of the different structures in them. फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा है. एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है. क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं, डीएनए, और राइबोसोम्स प्रोटीन्स के, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के बने हुए होते हैं. तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, यहाँ पर हमने 3-4 वर्ड देखे, लिपिड और प्रोटीन, जिनमें हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है. फिर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का नाम आया सेल वॉल के साथ. वी सी दैट क्रोमोसोम्स हैज डीएनए and we see that ribosomes have made of protein and nucleic acid RNA. What are then these structures? What is DNA? What is carbohydrate? What is DNA, RNA? That means what are the nucleic acid? What are the carbohydrate? What are the protein? What are the lipid? All these four are biomolecules. These ingredients of cellular organelle, also called macromolecules or biomolecules, if there are four major types of biomolecules: carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acid. Apart from being structural entities, these biomolecules play important function in cellular processes. Structure तो बनाते हैं ये, पर सेल के बहुत सारे प्रोसेसेस भी करते हैं. In this chapter, you will study the structure and the function of these biomolecule. आप इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल होते हैं नेचर में, फाइंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल लाइफ फॉर्म्स. सब ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट. केमिकली ये एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं. मेजर रोल कार्बोहाइड्रेट का लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का सोर्स है. तो ये केमिकली तो ये एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होंगे, उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स भी लगे हुए होंगे. तो एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव्स हैं, और ये प्राइमरी सोर्स भी हैं एनर्जी का. दीज मॉलिक्यूल सर्व एज एनर्जी स्टोर. ये एनर्जी को स्टोर भी करके रखते हैं. एंड कार्बोहाइड्रेट्स इवन हमें सारे ऑर्गेनिजम्स में मिल जाते हैं. मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल. ऑल्सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए. इवन कुछ शुगर्स तो डीएनए के भी पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड के भी पार्ट है. एंड बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. And also there are parts of DNA RNA which you will study. इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड में भी शुगर के फॉर्म में रहते हैं. द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया प्लांट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrate also act as informational materials and link to the surface of protein and lipids to act in cell-cell interaction and in the interaction between the cells with other elements in cellular environment where they play role. तो कार्बोहाइड्रेट सेल सेल इंटरैक्शन में कैसे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स और लिपिड से भी अटैच्ड है. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन से अटैच है, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स पे अटैच है यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स,
ये सेल सेल इंटरेक्शन करते, एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पर सेल है, इसकी मेम्ब्रेन से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ से कुछ ग्लाइकोलिपिड्स प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, और ये दूसरा सेल है, इससे भी दूसरे तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो ये आपस में इन दोनों को सेल सेल इंटरेक्शन करने में और एक नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं सेल की। ग्रुप ऑफ टिश्यू, सेल से ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाने में भी हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। Classification of carbohydrate are found in various forms ranging from simple sugars to complex polymers of more than one unit, and according to these are classified. They are commonly classified into three categories, namely monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. तो कितने कंपोनेंट्स का ये बना है कार्बोहाइड्रेट? ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। तीन कैटेगरी के बेसिस पे, अगर ये सिंगल शुगर का बना है तो इसे मोनोसैक्राइड कहा जाएगा। अगर ये 2 to 10 शुगर की यूनिट से चेन बन के बना है तो इसे ओलिगोसैक्राइड कहा जाएगा, शॉर्ट चेन। एंड इफ इट इज मोर देन 10 and n number of sugars are attached, then it is polysaccharide. Now monosaccharide are simple sugar which cannot be further hydrolyzed into simpler form. पहले से ही सिंपल शुगर है, सिंगल यूनिट की है, तो उनको और हाइड्रोलाइज क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, ये सिंगल यूनिट शुगर होती है। दीज मोनो मीन्स वैसे भी सिंगल होता है। मोनोसैक्राइड आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स which contain free aldehyde and ketone group with two or more hydroxyl OH group with a general formula CnH2ON based on the number of carbon atoms in the functional group. मोनोसैक्राइड आर क्लासिफाइड गिवन इन टेबल 3.1। तो इसका जनरल फॉर्मूला दे रखा है हमको, एंड CnH2ON, यहाँ पर हम n में जो भी नंबर रखेंगे उसके बेसिस पे हमें वो उतने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में हमें n रखना है। अगर हमने मान लो 5 रखा तो C5H2, 2 5 10, C5H10O5 हमें मिलेगा, तो 5 कार्बन शुगर मिल जाएगी हमको। एंड क्लासिफिकेशन मोनोसैक्राइड की आगे टेबल भी दे रखा है, उसमें बता रखी है ट्रायोसिस 3, जहां पर n इज इक्वल टू 3 है तो ट्रायोज बनेगा। और इसकी क्लास है मोनोसैक्राइड की एल्डोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाएगा, ये एल्डोट्रायोज है। और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोला जाएगा, इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एंड टेट्रोज 4 कार्बन शुगर, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज बन जाएगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाए तो इरिथ्रोज बोलेंगे C4H8O4 को, अगर कीटोज ग्रुप लगाए तो इरिथ्रुलोज कहेंगे। पेंटोजिस अगर 5 कार्बन का है तो राइबोस कहेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप लगाए तो राइबुलोज कहेंगे। हेक्सोजिस 6 कार्बन के तो ग्लूकोज कहेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप लगाए तो फ्रक्टोज कहेंगे। अब ओलिगोसैक्राइड की अगर हम बात करें, कन्वेंशनली ओलिगोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं हैविंग 2 to 10 यूनिट्स, एंड मोनोसैक्राइड इसमें ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। सब कॉमनली अकरिंग ओलिगोसैक्राइड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। यहाँ पर हमें पॉलीसैक्राइड बताए हैं कि मोर देन 10 अगर होंगे मोनोसैक्राइड यूनिट ज्वाइन होंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। दो कार्बोहाइड्रेट, दो शुगर के बीच के बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो बहुत सारे मोनोसैक्राइड अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइंट होंगे तो उसको पॉलीसैक्राइड बोलेंगे को। और अगर सेम यूनिट्स जोड़ी हुई है तो होमोपॉलीसैक्राइड कहेंगे, और अगर डिफरेंट जुड़ी हुई है तो हेट्रोपॉलीसैक्राइड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत लंबी चेन ग्लूकोज की बनी है और वो जैसे सेल्यूलोज में होती है तो वो होमोपॉलीसैक्राइड है, और अगर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बनी है तो हेट्रोपॉलीसैक्राइड है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इन द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग इन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन मोनोमरिक यूनिट दे आर हेट्रो और होमो। एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं? एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के जो हमने कॉमनली पता है। सेलुलोज हमें प्लांट सेल वॉल में मिलता है, काइटिन हमें फंगल सेल वॉल में मिलती है, ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व हमारे लीवर में रिजर्व रहता है, स्टार्च प्लांट का रिजर्व मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड भी हो सकते हैं, प्रोटीन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, एंड लिपिड से भी, जैसे कि हमें पता है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स इन्हें बोलते हैं। हम 3 टाइप के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन,
glycolipids and proteoglycans. And if the protein component is predominant in association of carbohydrate protein, it is called glycoprotein. अगर प्रोटीन कंपोनेंट प्रिडोमिनेंट है और कार्बोहाइड्रेट चेन बहुत छोटी है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं. इफ एसोसिएशन कंटेन मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन, देन इट इज कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन. तब उसको प्रोटियोग्लाइकन कह लेते हैं कि अब उसमें प्रोटीन कंपोनेंट ज्यादा है, ग्लाइको कंपोनेंट ज्यादा है और प्रोटीन कंपोनेंट कम है, तो मेजर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट हो गया. तो ये डिफरेंस है इसमें. कोई बोले ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन में क्या डिफरेंस है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है प्रोटीन से तो ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा. सॉरी, इफ प्रोटीन कंपोनेंट इज प्रिडोमिनेंट, तो मैं प्रिडोमिनेंट वाले को रेड से मार्क करती हूँ. इफ प्रोटीन कंपोनेंट इज प्रिडोमिनेंट देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. एंड इफ द एसोसिएशन कंटेन मेजर अमाउंट, किसका मेजर अमाउंट, मेजर अमाउंट किसका बोला है, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन द प्रोटीन, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो प्रोटियोग्लाइकन बोला जाएगा. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो प्रोटियोग्लाइकन कहा जाएगा और अगर प्रोटीन ज्यादा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा. तो लास्ट में जो आएगा वो ज्यादा होता है इसमें. इस तरह से आप याद रख सकते हो, जो सेकंड ग्रुप आ रहा है वो ज्यादा अमाउंट में होता है. व्हेन द कार्बोहाइड्रेट कंजुगेट विद लिपिड, जब ये लिपिड से जुड़ते हैं तो इट इज कॉल्ड, लिपिड के अंदर छोटी सी चेन, यानी कि इसमें लिपिड ज्यादा है तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा. और ग्लूकोज थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे रिएक्शंस जो मोनोसैकेराइड देते हैं. ग्लूकोज एग्जिस्ट बोथ इन एग्जिस्ट बोथ एज, ग्लूकोज भी दोनों तरह से हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, बट मेजर अमाउंट में हमको हेक्सोज है हमारी ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर दे रखा है. स्ट्रेट चेन में भी हमें ग्लूकोज मिलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हमें मिलता है. इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है ग्लूकोज. हेमी एसिटाइल फॉर्मेशन कर लेता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का. तो फर्स्ट कार्बोनिल जो ग्रुप है फर्स्ट कार्बन का CHO, वो हाइड्रोक्सिल 6 से जुड़ जाता है और ऐसे साइक्लिक फॉर्म बना लेता है जो आपको यहाँ पर दिख रही है. तो इस वाले CHO ने यहाँ पर CHO जो है वो उसने लास्ट वाले से बॉन्ड बनाया है एंड इट कन्वर्टेड इनटू दिस साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. All monosaccharide except dihydroxyacetone contain one or more asymmetric chiral carbon atom bounded by 4 different groups, thus optically active isomers, enantiomers. So सारे मोनोसैक्राइड में डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को छोड़कर सारे मोनोसैक्राइड में कायरल कार्बन होता है. इसी वजह से वो enantiomers भी बना सकते हैं. मॉलिक्यूल विच with n chiral centers can have 2 to the power n स्टीरियोआइसोमर्स. फॉर्मूला निकलता है कितने स्टीरियोआइसोमर्स हो सकते हैं, तो जितने n मॉलिक्यूल होंगे, n कायरल सेंटर, कितने कार्बन ऐसे हैं जो कि कायरल है, उसकी 2 की अगर एक्सपोनेंट की पावर उसकी लगाएंगे n के जगह तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर मिल जाते हैं 2 की पावर n. दस ग्लिसरॉल्डिहाइड विद 1 कायरल, ग्लिसरॉल्डिहाइड में बस 1 कार्बन कायरल है तो इस वजह से 2 की पावर 1 यानी कि 2 उसके स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं. एंड ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल सेंटर्स हैं तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 स्टीरियोआइसोमर्स ग्लूकोज के होते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप दैट इज मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन डिटरमाइंस वेदर द शुगर बिलोंग्स टू D और L शुगर्स. तो क्या ओरिएंटेशन है OH ग्रुप का सबसे दूर वाले कार्बोनिल कार्बन से, यानी जो 6th पोजीशन वाला कार्बन है उस पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन को तो फर्स्ट ग्रुप दोगे तो 6 कार्बन पे जो OH और H की ओरिएंटेशन है वो उसको D या L फॉर्म बताती हैं. इफ द OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कार्बन एटम देन इट इज ऑन देन द लेफ्ट साइड. अगर राइट साइड पे है तो D आइसोमर कहलाता है और अगर लेफ्ट साइड पे है तो L आइसोमर कहलाता है. D इज फॉर राइट एंड L इज फॉर लेफ्ट.
If the OH group is on the right, then it is a D glucose, and if the OH group is on the left, then it is the L glucose. Most of the sugar present in the biological systems are D sugars. डी शुगर सबसे ज्यादा मिलती हैं नेचुरली अकरिंग शुगर जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मिलती हैं, और अमीनो एसिड इससे उल्टे होते हैं because most of the naturally occurring amino acids are L amino acids और sugars D होती हैं. Isomeric form of monosaccharide that differ only in their configuration about the hemiacetal formation due to the reaction between the alcoholic and aldehyde groups of monosaccharide or hemiketal. Aldehyde group of a monosaccharide or a hemiketal formed due to the reaction between the alcoholic and the keto. आइसोमेरिक फॉर्म जो है मोनोसैकेराइड की डिफर करती हैं ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द हेमीएसिटाइल फॉर्मेशन ड्यू टू द रिएक्शन. हेमीएसिटाइल बनता है या तो हेमिकीटल बनता है कार्बोनिल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप को बॉन्ड करने से. इसको एनोमर्स भी कहते हैं. द कार्बोनिल कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन. इस वजह से एनोमरिक कार्बन बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन को. इन द अल्फा एनोमर्स OH group of the carbon is on the opposite of the sugar ring and form the CH2OH group at the chiral center that designate the D and L form. अगर D फॉर्म से अपोजिट में OH ग्रुप है एनोमरिक कार्बन का तो वो कहलाता है आपका अल्फा शुगर. एंड अगर D के और L के अनदर एक को अगर हमने बता दिया तो दूसरा वाला बीटा कहलाता है. तो कार्बोनिल कार्बन बताता है अल्फा और बीटा ग्रुप्स. अब डायग्राम देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम बात क्या कह रहे हैं. तो अल्फा कार्बन में जो फर्स्ट कार्बन है यानी कि अगर OH डाउनवर्ड्स होगा तो उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे. और अगर OH अपवर्ड्स होगा एनोमरिक कार्बन का यानी फर्स्ट कार्बन का तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे. तो आई थिंक आपका अब समझ में आ गया होगा एरोमेरिक कार्बन में OH अगर डाउनवर्ड्स होता है तो दैट इज द अल्फा ग्लूकोज. ये वाली कार्बन ये वाले OH की बात कर रहे हैं हम. ये वन पोजीशन पे जो OH है इफ इट इज डाउनवर्ड्स तो हम इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं. और अगर OH ऊपर चला गया इसका जस्ट रिवर्स OH इज ऑन द अपवर्ड then we said that the beta D glucose. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अल्फा और बीटा कब कहते हैं. डी और एल बोलते हैं सिक्स कार्बन की OH की पोजीशन से, और अल्फा और बीटा कहते हैं फर्स्ट कार्बन से. अल्फा डी गैलेक्टोज दिखा रखा है, बीटा डी ग्लूकोज दिखा रखा है. अब गैलेक्टोज और इसमें क्या ये इसका एपीमर है बिकॉज फोर्थ पोजीशन पे इनकी OH की ग्रुप की पोजीशन रिवर्स हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सब सेम है. तो अल्फा डी गैलेक्टोज इज ऑल्सो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी मैनोज इज देयर. Alpha D mannose is having the difference at the 2 position. The second position if it is changed then it is mannose. So थोड़ा सा चेंज करने से ही हमें डिफरेंट आइसोमर्स हमें मिल जाएंगे ग्लूकोज के. गैलेक्टोज एंड ऑन द फोर्थ पोजीशन एंड मैनोज ऑन द सेकेंड पोजीशन. ये ऐसे कार्बन्स को ऐसे मार्क किया जाता है 1' पोजीशन, 2' पोजीशन, 3' पोजीशन, 4' पोजीशन एंड 5' पोजीशन. सो आप मैनोज और अगर ग्लूकोज को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स है. इसमें मैनोज में OH ऊपर है, ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे है सेकेंड पोजीशन पे. एंड अगर आप इस सेम वे में गैलेक्टोज को देखो तो फोर्थ पोजीशन पे इनका ग्रुप चेंज रिवर्स हुआ है, फिर दोबारा से OH ऊपर है, H नीचे है. तो ये कुछ याद रहना चाहिए आपको. एपीमर्स हैं ये ग्लूकोज के, मैनोज और गैलेक्टोज. Disaccharides consist of 2 or more monosaccharides joined by glycosidic bond.
अगर दो मोनोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। जैसे लैक्टोज है, ये डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। द गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बॉन्ड से बनता है। डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करके हमें कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट एसिड। एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज यील्ड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड, जिससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। यहाँ पर हमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अब इसका कंडेंसेशन करवा रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर से। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यानी ग्लूकोज को बॉन्ड करवा रहे हैं अल्फा डी से। दोनों अगर ग्लूकोज ही बॉन्ड कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड इट विल बिकम माल्टोज। दोनों ग्लूकोज अल्फा वाले अगर बॉन्ड करें 1,4 लिंकेज पे, एक का 1 पोजीशन और एक का 4th पोजीशन लिंकेज, तो फर्स्ट यहाँ पर 1 पोजीशन से और यहाँ पर 4th पोजीशन से बॉन्डिंग हुई है, तो इसीलिए, और दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं, तो इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ के OH में से और यहाँ के OH में से वाटर मॉलिक्यूल गया और HOH से ज्वाइन हो गए। आप ऊपर देख सकते हो हाइड्रोलाइसिस हुआ है, वाटर रिलीज हुआ है और इससे दोनों लिंक हो गए और ये बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। एंड इधर बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज अल्फा डी, अल्फा और बीटा, एक लैक्टोज में एक जो आपका गैलेक्टोज है वो बीटा ग्रुप होता है और ग्लूकोज का अल्फा ग्रुप होता है और बीटा 1,4 बॉन्ड बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है लैक्टोज। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। Beta 1,4 glycosidic bond is in the lactose, between the galactose and glucose. Polysaccharide, depending on the functional role played by the homopolysaccharide, are divided into storage polysaccharide and structural polysaccharide. Storage polysaccharides are a storage form of monosaccharide that is used as fuel. Starch is the example of storage polysaccharide in plant, and glycogen is the storage. स्टार्च प्लांट में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में है, और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड वो हैं जो सेल वॉल्स में मिलते हैं। तो सेलुलोज और काइटिन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में मिलता है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन मिलता है। एनिमल एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन मिलता है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। अनलाइक होमोपॉलीसैकेराइड जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द एनिमल टिश्यू। दीज आर फॉर्म अ मैट्रिक्स दैट होल्ड द इंडिविजुअल सेल टुगेदर and provide the shape, support and protection to the cell and tissue. The name of some homopolysaccharides, इस टेबल में हमें कुछ homopolysaccharides के नाम दिए हुए हैं, उनकी यूनिट्स भी दी हुई हैं कहाँ तक हो सकती हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से स्टार्च बनाया नियरली 50 to 55,000 हो सकती हैं और 10⁶ भी हो सकती हैं। स्टोरेज करता है एनर्जी प्लांट में। ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बना अप टू 50,000 रेसिड्यूज हो सकते हैं। स्टोरेज करता है एनर्जी इन बैक्टीरिया एंड सेलुलोज हो सकता है बीटा डी ग्लूकोज अप टू 15,000 और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को। बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन है, तो ये काइटिन की मोनोमर है बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। It plays structural role in the exoskeleton of insect and in fungus cell wall. Pectin alpha D galactouronic acid, तो पैक्टिन में गैलेक्टोयूरोनिक एसिड रहता है। स्ट्रक्चरल रोल है सेल को होल्ड करने का, सेलुलोज फाइबर्स को होल्ड करने का। प्लांट सेल में पैक्टिन कैल्शियम पैक्टेट का बनता है ना, मिडिल लैमेला। डेक्स्ट्रेंस वाइड रेंज अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। स्ट्रक्चरल रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर में एडहेशन में बैक्टीरिया के। और लास्ट होमोपोलीसैकेराइड दिया है जाइलिन। इट हैज 3200 बीटा डी जाइलोज एंड इट हैज स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग रोल इन द प्लांट्स। तो जाइलिन भी सपोर्टिंग रोल करता है प्लांट में। सम एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड स्टार्च के बारे में बताया 15 to 20% तो स्ट्रेट चेन अमाइलोज होता है स्टार्च में, और बाकी 80 to 85% आपका अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच चेन होता है। अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। तो ये कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है कि अमाइलोज स्टार्च में 15 to 20% अमाइलोज है, 80 to 85% ब्रांच फॉर्म अमाइलोपेक्टिन है एंड लिंकेज है सारे मोनोमर्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड है, ये आपको याद रहना है। एंड उसके बाद
हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ब्रांच पॉइंट्स जो हैं वो अकर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू एंड लिंक दैट द ब्रांच इज एट 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो हर 24 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांच बनती है और लिंक जो होता है वो अल्फा 1416 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक ब्लू color of the starch of iodine is due to the amylose, and in contrast to myelopectin give only dull reddish color, रेडिश ब्राउन कलर विद आयोडीन। आयोडीन से माइलोपैक्टिन तो ब्रांच होने की वजह से डल कलर देता है, बट अमाइलोज ब्लू कलर देता है, डार्क ब्लू कलर। एंड एंजाइम प्रेजेंट सलाइवा, सलाइवा स्टार्च को तोड़ सकती है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी स्टार्च को तोड़ सकती है, हाइड्रोलाइज कर सकती है अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को, देयरफॉर डाइजेस्ट कर सकती है मोनोमरिक ग्लूकोज यूनिट्स में। नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है इसमें अमाइलोज में, और एक रिड्यूसिंग एंड होता है। नॉन रिड्यूसिंग एंड पे फ्री OH ग्रुप होता है एंड रिड्यूसिंग एंड पे बॉन्डेड रहती है। एंड दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। नाउ अमाइलोपेक्टिन को देखेंगे तो 1,6 पे इसने बॉन्ड बना रखा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट हैज मेड द बॉन्ड इन 1,6 पोजीशन। सो दो चेन्स आपस में एक नीचे वाली लोअर चेन ऊपर वाली चेन से अल्फा 14 ग्लाइको 6 लिंकेज पे जुड़ रही है। एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है एक और स्टोरेज फाउंड इन एनिमल, एनिमल में जो ग्लाइकोजन मिलता है सिमिलर उसका स्ट्रक्चर होता है जो ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। उसमें अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, अल्फा 16 लिंकेज होते हैं ब्रांचिंग पॉइंट्स पे। एंड मसल सेल्स हैव ग्लाइकोजन एट 1 to 2% ऑफ ड्राई वेट। मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है उसके वेट में 1 to 2%, एंड लीवर सेल्स में 10% होता है ग्लाइकोजन अपने ड्राई वेट के। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। ऑल अबंडेंट, इट इज ऑल्सो द अबंडेंट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स इन द बायोस्फीयर में, ये भी एक अबंडेंट मॉलिक्यूल है। इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर क्योंकि सबके सेल वॉल में मिलेगा प्लांट की। एंड सेलुलोज लीनियर पॉलीमर किसका है, बीटा 14 लिंकेज बनाता है ये। एंड ह्यूमन गट लैक बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ह्यूमन गट के अंदर अनलाइक स्टार्च सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ह्यूमन गट के अंदर बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाली एंजाइम सेलुलेज नहीं होती है। हाउएवर कैटल के टर्माइट्स, कैटल और टर्माइट को डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को क्योंकि देयर गट हार्बर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके गट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो सेलुलेज एंजाइम्स को रखते हैं विच कैन हाइड्रोलाइज एंड डाइजेस्ट सेलुलेज। बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। काइटिन, काइटिन इज अ लीनियर पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा 14 लिंक्ड and acetyl D-glucosamine residues. It is the main structural component of exoskeleton of invertebrates. and acetyl D-glucosamine का सेम बीटा 14 लिंक से अगर बना हुआ है तो वो काइटिन का कहलाएगा। ये एक्सोस्केलेटन में मिल जाता है और फंगस की सेल वॉल में मिलता है। काइटिन एंड सेलुलोज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट OH at the second carbon position. Cellulose is replaced by acetamido group in chitin. And extensively hydrogen bonding and acetyl side chains make chitin tough and insoluble polymer. Peptidoglycan consists of rigid component of bacterial cell wall. Peptidoglycan मिलता है heteropolysaccharide alternating beta 14 linked N-acetyl D-glucosamine and NAG and N-acetyl muramic acid NAM residues. and the इसके बीच में पेप्टाइड लिंक्स भी मिलते हैं एंड देयरफॉर इसको पेप्टाइडोग्लाइकन बोला गया है। द लीनियर पॉलीसैकेराइड म्यूरामिक chains are cross linked by short peptide attached to N-acetyl muramic acid. Cross linked by peptide weld the polysaccharide chain to a strong sheath that envelop the entire cell preventing osmotic rupture. तो स्ट्रॉन्गनेस इनकी पेप्टाइड लिंक की वजह से होती है। कुछ एंटीबायोटिक इन पेप्टाइड लिंक्स को अल्टर करती हैं, बनने नहीं देती, इस वजह से सेल वॉल सही से नहीं बन पाती जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल होते हैं। लाइसोजाइम्स भी ऐसी एंजाइम्स है ह्यूमन टीयर में और बैक्टीरिया को किल करती हैं बाय हाइड्रोलाइजिंग बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। agar is a gelatinous heteropolysaccharide produced in the cell wall such as Glacilaria, Giardina and Gelidium. तो ये कुछ ऐसी रेड एल्गी है जिनके सेल वॉल्स में एगार अगार बनता है एंड ये इनर्ट मटेरियल है, एगरोज कॉमन कंपोनेंट है। और ये सीरीज ऑफ अगार अगार बनता कैसे है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फेटेड
हेट्रोपॉलीसैकेराइड, सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं डी गैलेक्टोज के एल गैलेक्टोज लैक्टोज, डी गैलेक्टोज एंड एल लैक्टोज के एल डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज के डेरिवेटिव ether linked between C3 and C6. Agarose is agar component with very few charged group sulfates, pyruvates. It has molecular weight 1,50,000. If agar an agarose are dissolved in hot water, they form solutions which upon cooling get sets to form gel. Agarose gels are used in inert support for electrophoretic separation of nucleic acid. Agar is used for surface for the growth of the bacteria and plant tissue cultures. तो ये रेड एल्गे से मिलने वाले हमें कुछ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स थे, सल्फेटेड ग्रुप्स जिनमें थे अगर एंड एग्रोज, जिसमें से एग्रोज जेल आपका डीएनए के इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हेल्प होता है। तो हमने आज बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया चैप्टर 3 एंड इसमें से हमने आज पॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट किया, जिसमें हमने तीनों कैटेगरीज के पॉलीसैकेराइड पढ़े, हेट्रोपॉलीमर्स पढ़े लास्ट में, और उससे पहले हमने होमोपॉलीमर्स पढ़े, सेलुलोज और स्टार्च। देन हमने उससे पहले हमने पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स के कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी, अल्फा और बीटा फॉर्म्स देखे, एनोमरिक फॉर्म एंड डीएनएल फॉर्म देखे हमने। तो हमें पॉलीसैकेराइड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। And now in the next video, I will be making about the lipids, fats and proteins. So I hope you have understood the for this carbohydrate group and carbohydrate biomolecules. So let's meet in the next video for our fats and the lipid section. This is Hemlata Yadav teaching you 11th class biotechnology chapter 3. Thank you. If you like the video, please hit the like button and share and subscribe my channel.